हाँ जी, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चेंज इन पीएसआर यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब भी होता है तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये तीन ऐसे केसेस हैं जब हम ये कहते हैं कि देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तब क्या होता है, तब हमें कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या कैलकुलेट गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशो। हमें गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशो ये कैलकुलेट करना हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो, ठीक है। सेकेंड स्टेप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन सब का ट्रीटमेंट करना हम सीखेंगे। और एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये सब एक एक आइटम का हम ट्रीटमेंट सीखेंगे कि किस आइटम को कैसे डील करना है, ठीक है। फिर हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, करंट भी हो सकता है, और रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना। ये सब करना हम सीखेंगे एक एक करके। और ये समझ लो कि अब ये जो हम सीखेंगे तो ये एज इट इज पूरा का पूरा ट्रीटमेंट एज इट इज ये हमारा एडमिशन में भी काम आएगा, ये हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ में भी काम आएगा, और उनमें थोड़े थोड़े पॉइंट्स और ऐड ऑन होते जाएंगे। मतलब अगर हमें ये अच्छे से आ गया तो समझ के चलो कि हमारा एडमिशन आधा तो हो गया, अब आधा और करना बचा, आधे से ज्यादा ही हो गया, 60% हो गया। रिटायरमेंट भी हमारा ऑलमोस्ट आधा हो गया, डेथ भी हमारा ऑलमोस्ट आधा हो गया। वंस वी डू दिस चैप्टर, हमारे आगे के जो 3 चैप्टर है मान के चलो वो आधे तो हो ही गए, अब बस आधे ही बचे हैं करने को। तो इसलिए ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये कनेक्टेड है। एंड प्लस आपके टोटल पार्टनरशिप वैसे ही 36 मार्क्स की है बोर्ड में भी, और अभी जो सीयूटी के एग्जाम स्टार्ट हुए हैं कल से, तो अभी तक जितने भी सेशंस हुए हैं, कल का सेशन हो गया, आज का सेशन हो गया, इन दोनों दिन के सेशंस में ही सीयूटी में पार्टनरशिप सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। क्योंकि बोर्ड्स में तो फिर आपकी मार्किंग स्कीम होती है कि 36 की पार्टनरशिप है, 24 की बुक 2 है, कंपनी है, 20 मार्क्स की बुक 3 है, ऐसे होता है। बट सीयूटी में ऐसी कोई स्कीम नहीं होती है। सीयूटी में पूरा किसी भी बेसिस पे वो दे सकते हैं। तो अभी तक जो 2 दिन के पेपर हुए हैं उनमें जो कॉमन बात आई है वो यही है कि पार्टनरशिप सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। तो ऑल द वे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले टॉपिक की। हमें कह रहे हैं कि न्यू पीएसआर या गेनिंग या सैक्रिफाइस निकालनी है। मान लो
आपके पास ए, बी और सी, इनकी ओल्ड रेशो है 3:2:1 और न्यू रेशो है 2:1:2। ठीक है, अब हमें देखना है कि ए का गेन या सैक्रिफाइस कितना है। तो 3/6 माइनस 2/5, हम ये कहते हैं कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो पॉजिटिव आता है तो क्या मतलब हुआ? अगर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो पॉजिटिव आता है मतलब ओल्ड रेशो ज्यादा है, यही मतलब हुआ ना। तो ओल्ड रेशो ज्यादा है, न्यू रेशो कम है, यानी कि सैक्रिफाइस करा। लेकिन अगर ये नेगेटिव आता है तो मतलब गेन किया उस पार्टनर ने। तो इसको रटना मत पॉजिटिव है नेगेटिव से, आप सिर्फ ये समझो कि अगर ओल्ड माइनस न्यू करने से पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ओल्ड रेशो इज मोर देन न्यू रेशो। अगर नेगेटिव आ रहा है देन ओल्ड रेशो इज लेस देन न्यू रेशो। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये लिख दें, तो साइन चेंज हो गया ना। अब अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब न्यू रेशो इज मोर देन ओल्ड रेशो, मतलब ये गेन कर रहा है। और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो कभी भी साइंस को मत रटना, क्योंकि साइंस को रटने में कंफ्यूजन हो सकती है। कॉन्सेप्ट को समझो, वो ज्यादा बेटर है। उससे क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे दिया जाए आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो? अब इस केस में क्या हो रहा है, हमने 30, 15, 12, 3/30। अब बताओ ए सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। फिर बी के लिए हम कहेंगे 2/6 माइनस 1/5 ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। और सी यू नोटिस्ड कि इसका जो 3/30 और इसका 4/30 जो सैक्रिफाइस हो रहा है, ये 7/30 बन रहा है और इसका गेन भी 7/30 बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके हैं तो टोटल 100 रुपए ना, हैं तो 100 रुपए। अब वो 100 रुपए किसी भी रेशियो में जाएंगे तो कोई एक गेन करेगा, एक सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर ये ऐसा कुछ होता है एग्जाम्पल कि ए, बी और सी 3:2:1 है, बी एक्वायर्स 1/3 ऑफ ए एंड 1/5 ऑफ सी। यानी कि बी ने जब लिया तो बी ने क्या कहा, बी ने 1/3 ऑफ ए और 1/5 ऑफ सी ले लिया। इसका मतलब बी, इसका मतलब हमें कह सकते हैं ए सैक्रिफाइसेस 1/3 ऑफ 3/6, 3/18। ठीक है, भाई आप 1/3 ऑफ 3/6 करोगे तो, या 1/3 भी बोल सकते हो, 1/6 भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो ना। C sacrifices 1/5 of 1/6, 1/30। ठीक है, यानी कि अब अगर मैं A का न्यू शेयर निकालूं
तो ए का न्यू शेयर हो गया 3/6 माइनस 1/6 मतलब 2/6। भाई ए का जो ओल्ड रेशो थी उसमें से उसने जितना सेक्रीफाइस किया वो माइनस कर दिया। ए का जो शेयर था वो 3/6 था, ठीक है, उसने उसमें से 1/6 दे दिया, तो कितना बचा 2/6। ऐसे ही बी का निकालेंगे। बी इज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर आएगा 2/6, उसको 1/6 यहां से मिला और 1/30 यहां से मिला। जो उसका शेयर था, थैंक यू, उसका जो शेयर था वो ए से भी मिला और सी से भी मिला, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया 10 + 5 + 1 16/30, ठीक है। और सी का न्यू शेयर 1/6 माइनस 1/30 4/30। तो न्यू रेशो ऑफ ए, बी और सी, ए की कितनी है 2/6, 16/30 और 4/30, ठीक है। अब इसका हम डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे। तो ये आ जाएगा 10:16:4, डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, 5, 8 and 2, ठीक है। समझ में आया, रेशो समझ में आ गई। इसी की जगह अगर ऐसा लिखा होता ए, बी और सी 3:2:1, C acquires 1/15 from A and 1/20 from B। अब ये थोड़ा आसान हो गया। कैसे हो गया, अब हमारे जो ये वाले थे ना सैक्रिफाइस वाला पोर्शन, इतना पोर्शन जो था, जो ए और सी सैक्रिफाइस कर रहा है, ये वाले स्टेप हमारे मिस हो गए। अब इन वाले स्टेप को हम नहीं करेंगे, हम सीधा निकालेंगे ए's न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर 3/6 माइनस 1/15, $39/90। बी का न्यू शेयर हो गया 2/6 माइनस 1/20, ये हो गया 40 माइनस 6 34/120। और सी का न्यू शेयर हो गया 1/6 प्लस 1/15 प्लस 1/20, ठीक है। ठीक है, किसका बेटा, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम और यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ। जब हमें ऑफ दिया होगा तो हमें निकालना पड़ेगा किसने कितना सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। जब हमें फ्रॉम दिया होगा तो डायरेक्ट हम ले लेंगे। तो उसने अपने हिस्से का ए से लिखता है, उसने ए ने अपने हिस्से में से इतना दिया है, ठीक है। अब हमारी न्यू रेशो ए, बी और सी 39/90, 34/120, 17/60। हमें सबका डिनोमिनेटर इक्वल पे लाना है, ठीक है। इक्वल पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किससे करेंगे, HCF ले लेंगे इनका। तो
इसको 3 से किया तो 360 हो गया, इसको 4 से किया और इसको 6 से किया। हमें सबका डिनोमिनेटर कॉमन करना है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सबका डिनोमिनेटर कॉमन कर दें। तो ये आ गया 156, अब इसको कर दो, देखो और फिर 30 हो जाएगा। ये आ गए सिंप्लीफाइड। जब आपको एमसीक्यूज गिवन हो और एमसीक्यू में अगर ये भी ऑप्शन हो, ये भी ऑप्शन हो और ये भी ऑप्शन हो, मान लो एमसीक्यू में तीनों ऑप्शंस दी हुई हैं, तो अबे ये लेंगे हम। अगर ऑल ऑफ द अबव की ऑप्शन हो तब तो ऑल ऑफ द अबव कर देना, लेकिन अगर नन ऑफ द अबव हो तो नन ऑफ द अबव नहीं करनी, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म लेनी है। अगर ऑल ऑफ द अबव की ऑप्शन हो तो कर देना ऑल ऑफ द अबव, बट अगर नहीं हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि गुडविल शुड नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अंटिल द फर्म इज नॉट परचेज्ड। यानी कि अगर आपने परचेज की है तो ही आप गुडविल दिखाओगे। तो अब अगर आपने एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन आपकी बैलेंस शीट में कोई ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, तो वो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उस गुडविल को हम राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ कैसे करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि गुडविल हमारी एसेट है जो कि डिक्रीज हो रही है। अगर कोई भी एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई एसेट की वैल्यू कम होती है तो उससे लॉस होता है। लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है। तो हम डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लॉस हो रहा है और लॉस होने से कैपिटल कम होती है। समझ में आया? कौन से रेशियो में बैठेगी? हाँ, ये बटेगी ओल्ड रेशो में। ये सही है, ठीक है। देखो, जब भी गुडविल राइट ऑफ करते हैं तो गुडविल इज एन एसेट। एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्रेडिट होगी। जो गुडविल की वैल्यू कम होगी, एसेट की वैल्यू कम होगी तो वो क्रेडिट होगी। और एसेट की वैल्यू कम होने से लॉस होगा, लॉस होगा तो कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होगी तो डेबिट होगी। ठीक है, ये एंट्री क्लियर हुई। नेक्स्ट एंट्री, for adjustment of goodwill valued at the time of reconstitution। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय तो ये हम करते हैं गेनिंग पार्टनर, जो भी हमारा गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट। ये चीज रहेगी कि अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो करंट के थ्रू होगा, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल के थ्रू होगा। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, और ये किस रेशियो में होगा? प्रोपोर्शनेट अमाउंट इन सैक्रिफाइसिंग
या गेनिंग रेशो। ठीक है, कैसे? एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। इस एग्जाम्पल में मैंने कहा कि ओल्ड रेशो 3:2 है, न्यू 2:1 है। पहली एंट्री हम राइट ऑफ करने की कर रहे हैं, यानी कि गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो हमारी पहली एंट्री क्या बनेगी? A/B टू गुडविल 50,000 है, 3:2 में 30 और 20। सेकेंड एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में A 3/5 माइनस 2/3 माइनस 1/10, यानी कि A जो है वो गेन कर रहा है, तो मतलब B सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 से ही, हमेशा सेम अमाउंट रहेगा। ठीक है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग यानी कि A टू B कितना अमाउंट? 60,000 इंटू 1/10, प्रोपोर्शनेट अमाउंट इन गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, तो 6,000 से हम कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, ये दो अलग है। ये तो हमें बैलेंस शीट में गिवन है, और ये हमने जब रिकॉन्स्टिट्यूशन किया तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय जो गुडविल की वैल्यू थी वो है। समझ में आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जनरल रिजर्व का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस, तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस है तो उसे भी हम डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, यानी कि लायबिलिटी साइड पर अगर दिया है टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी जनरल रिजर्व है, यानी कि पहले के प्रॉफिट्स है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाले टाइम से बिलोंग करता है, दैट मस्ट गोज टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो, ताकि किसी भी पार्टनर को ना तो बेनिफिट हो ना नुकसान हो। कोई भी पार्टनर को इस रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस की वजह से ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना नुकसान होना चाहिए। ठीक है, तो हमने अब क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल तो इंक्रीज हो जाएगी ना, तो हमने इसको ऐसे कर दिया कि जनरल रिजर्व और P&L अभी अकाउंट क्लोज हो गए, अभी अकाउंट हमारे खत्म हो गए बैलेंस शीट से, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब वो असेट साइड पर है, तो उसे क्रेडिट कर देंगे, और वो लॉस है, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस हो गया, लॉस हो गया तो यहाँ डेबिट कर दिया। और यहाँ हमारे पास अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, दिस इज अ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट अगर ये है तो इसे भी हम राइट ऑफ कर देंगे। तो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है। फिक्टिशियस एसेट है, डेबिट बैलेंस ही होगा, और ये भी हमारा ओल्ड रेशो में होगा। अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। हाँ, नहीं है तो कैसे करोगे? तो अब हमारे यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच काम आएगा। मॉडर्न अप्रोच कैसे काम आएगा? असेट और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। ठीक है, यही था ना मॉडर्न अप्रोच में। कैपिटल लायबिलिटीज एंड इनकम,
ये अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट एंड डिक्रीज होंगे तो डेबिट। ठीक है, तो अब अगर हमारे असेट की वैल्यू इंक्रीज इन असेट्स हो रहा है तो वो डेबिट हो गया, डिक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया, अनरिकॉर्डेड असेट कोई है तो भी डेबिट हो गए, और क्रेडिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इन सब इवेंट्स की वजह से प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। क्लियर। इसी तरह से revaluation account debited, decrease in assets increase in liabilities और कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इन सबसे रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और अगर रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, दैट विल रिजल्ट इन द लॉस, ये लॉस होगा। लेकिन अगर डेबिट साइड इज लेस देन क्रेडिट साइड तो ये गेन होगा। तो एंट्री क्या बनेगी अब इसकी, अगर गेन है तो गेन से कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज। गेन अगर है तो गेन से कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होंगे डिक्रीज, इंक्रीज होंगे। तो यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओल्ड पीएसआर में ये एंट्री होगी गेन के लिए, और लॉस के लिए रिवर्स एंट्री। लॉस के लिए रिवर्स एंट्री होगी, समझ में आया। इसमें भी अगर वो ये बोल देते इफ विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, या विदाउट डिस्टर्बिंग assets और liabilities, ऐसा बोल देते, या without balance sheet required to prepare at old figures। कुछ भी ऐसा बोल देते कि बैलेंस शीट हमें ओल्ड फिगर्स पे ही बनानी है, ऐसा कुछ भी अगर हो जाता तो हम अगेन गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, अगेन प्रोपोर्शनेट अमाउंट और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो।
वही आएगा। जो प्लस वाली फिगर्स हैं, जो प्रॉफिट वाली फिगर्स हैं वो प्लस हो जाएंगी और जो लॉस वाली फिगर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी। जो हमने पहले किया था उस केस में कहाँ गया, अच्छा मिटा दिया मैंने, जो भी हमने जनरल रिजर्व वाले केस में किया था, यानी कि जितनी भी ये वाली फिगर्स हैं ये प्लस हो गई और ये माइनस हो गई। जितनी भी ऐसी फिगर है जहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है वो प्लस हो गई, जो भी फिगर्स ऐसी हैं जहां रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है वो माइनस हो गई। तो स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बन जाएगी। समझ में आया?